नमस्कार, मैं ज्योति समृद्ध झारखंड से अपने मुद्दे की बात को लेकर आज शाम 7 बजे का था तो हम आ चुके हैं और हमारे साथ अभी मौजूद होंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा नेता, ब्लॉगर, पत्रकार, वकील। अगर कहें तो सीधा सीधी लाइन में एक ही है कि युवा नेता हमारे साथ अभी मौजूद होंगे और अब रुक करते हैं हम संजय मेहता जी के पास चलते हैं। बहुत आपसे बहुत हमेशा धन्यवाद समृद्ध झारखंड को। आपका फेस नहीं आ रहा है संजय जी। जी। आपका फेस मैं नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। जी नहीं। आ, आप दर्शक तमाम अनुरोध है दर्शकों से कि कोई भी जानकारी कोई भी सवाल अगर करना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर करें। आपके नेता हैं, आपके क्षेत्र के नेता हैं। आप जो भी पूछना चाहें, इनको सोनू सूद का भी नाम दिया गया है झारखंड से। कुछ लोगों ने इनको सोनू सूद का नाम दिया है तो आप आमंत्रित हैं सवालों के लिए। नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम है। ज्योति जी, क्या आप मुझे देख पा रही हैं? नहीं, आपका चेहरा नहीं आ रहा है, आपकी आवाज तो। आप एक बार देख लें, नेटवर्क में नहीं है क्या आप? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं नेटवर्क में हूँ। आपका चेहरा नहीं आ रहा है। खैर कोशिश करते हैं हम। 1 मिनट 1 मिनट। जी बिल्कुल। क्या मैं अब दिख पा रहा हूँ? आ, शायद मुझे नहीं दिख पा रहे हैं, पब्लिक को दिख रहा होगा। देखती हूँ। ऐसे मैं आपसे सवालों की शुरुआत कर रही हूँ और जनता का भी आमंत्रित है सवाल। तो मैं अपने सवालों से शुरुआत कर रही हूँ। कोरोना काल की वजह से आपको एक नाम दिया गया, सोनू सूद का। ये नाम जी जी। किसने दिया? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि सोनू सूद का नाम दिया गया। मैं तो संजय मेहता हूँ। और अगर ऐसी कोई बात है तो उन लोगों का आभार जो जिन्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है सोसाइटी के लिए, तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो सोनू सूद का नाम दिया गया, कहीं ना कहीं रही होगी कि ट्रैवल के लिए जो लोग फंसे हैं उनको आप बुलाए होंगे, लाए होंगे अपने खर्चे पे, या फिर उनको मदद की होगी आपने, शायद इसलिए आपको सोनू सूद की नाम दी गई है। आप हमारे साथ ये घटना शेयर कर सकते हैं कि आपकी कौन सी घटना रही जिससे यह नाम मिलने में सहूलियत हुई? देखिए, जब लॉकडाउन 22 मार्च को पूरे देश में इन्फोर्स हुआ, तो उसके बाद जब जनता कर्फ्यू के बाद 24 तारीख से पूरे देश में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जब लॉकडाउन लगा दिया गया, तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कुछ करना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने ये विचार किया कि मुझे एक हेल्पलाइन की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इस हेल्पलाइन की शुरुआत करने के लिए मुझे 7 दिनों का वक्त लगा, क्योंकि मैंने पहले पूरा रिसर्च किया कि मेरे कितने फ्रेंड सर्कल्स हैं, कौन कौन से किस स्टेट्स में हैं, और कौन लोग मुझे मदद कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक डेटाबेस रेडी किया स्टेट वाइज। और उसके बाद मैंने 29 मार्च को अपना एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया। और उस हेल्पलाइन को स्टार्ट करने के बाद मैंने सीधे तौर पे कहा कि अगर देश में कोई कहीं भी फंस गए हैं तो हम उन्हें मदद पहुंचाएंगे। और शुरुआती तौर पे हम उनको राशन की मदद पहुंचा रहे थे। बट राशन की मदद पहुंचाते पहुंचाते कई लोगों ने ऐसा फ़ोन किया कि लॉकडाउन बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारी अब नौकरी भी और काम धाम भी सब कुछ बंद हो गया है, तो मुझे घर भेजा जाए। तो फिर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तो फिर चूंकि रिक्वेस्ट बहुत अधिक थे घर भेजने वालों का, तो हम लोगों ने उस पर फिल्टर किया कि प्रायोरिटी बेसिस पे किसे भेजा जाना चाहिए, किसे सबसे अधिक ज़रूरत है, कौन उसमें प्रेग्नेंट लेडी है, किस मजदूर को जाना सबसे अधिक ज़रूरत है। तो एक प्राथमिकता सूची तैयार करके फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मजदूरों को घर भेजने की शुरुआत की। बताएं। जी, ये कोरोना काल जब से आया तब से मैंने आपको फॉलो किया और आपको मैंने जब देखा तो आपने शुरू से ही कोरोना काल में ही आपने लिखा था कि कोरोना जो है वो एक साजिश है। आपने जी साजिश जी। लिखा है कई बार। तो
जरा जानकारी दें कि ये साजिश किस लिए लिखा गया। देखिए, आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि जो ये कोरोना वायरस है इसे अभी सार्स CoV-2 वायरस नाम दिया गया है। तो इससे पहले सार्स CoV वायरस जो है, इससे पहले 2002-3 में आ चुका है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है और ये दुनिया में बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता है। बट इसे कोविड-19 नाम दे करके पूरे वर्ल्ड वाइड एक मैं इसे मानता हूँ कि एक हाइप क्रिएट किया गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। और इसमें आप इसको ये कह सकते हैं कि अगले 1 दशक में दुनिया में कुछ बड़े परिवर्तन लाने की योजना है और उस पर ये काम चल रहा है। और ये दुनिया में एक तरीके की मॉक ड्रिल चल रही है कोविड-19 के नाम पे। और ये आप देखेंगे कि जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक कुछ बड़े परिवर्तन डिजिटल एजुकेशन एंड डिजिटल लाइफस्टाइल्स, इन सब चीज़ों में हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो तो साजिश कैसे हो गई। साजिश इसलिए है क्योंकि जिन चीज़ों को बदलाव के रूप में लाना है उसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था, लेकिन चूंकि कोविड-19 जो है वो कोई मैं इसे नई बीमारी नहीं मानता। ये कोविड-19 के जो लक्षण हैं वो हमारे साथ कई वर्षों से मौजूद है। सर्दी, खांसी, जुकाम और इस तरह की जो लक्षण हैं वो आम लोगों में बहुत वर्षों से मौजूद है। ये कोई नया वायरस नहीं है। इसके नाम पर इतना डर पैदा करना, लोगों में हाइप क्रिएट करना, पूरे देश को लॉकडाउन कर देना, इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो पूरे देश में हो रही है। इवन आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वहां भी लॉकडाउन लगी है, वहां भी काफी जी, संख्याओं में मरीज मिले हैं। तो फिर भी साजिश। मैंने पूरे 10 पन्नों का सुझाव गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, अपने CM अरविंद केजरीवाल जी को भी भेजा और मैंने ये आग्रह किया था कि लॉकडाउन हटा करके और जो कुछ भी करना है वो किया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में अभी लॉकडाउन इन्फोर्स है, बट दिल्ली में लॉकडाउन काफ़ी पहले हटा दिया गया है। दिल्ली की लाइफस्टाइल काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है। आप इसको खबरों में भी देख सकते हैं कि दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे लाइफस्टाइल को काफ़ी नॉर्मल कर दिया गया है। बट किसी देश के दूसरे शहरों में आप देखिए, अभी भी आप रांची को देख लीजिए। मैं इस वक्त अभी जमशेदपुर में हूँ, यहाँ भी लॉकडाउन पूरी तरह से पालन हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जब ये वायरस से 1% भी लोग नहीं मर पा रहे हैं और जिनका जो डेथ रेशियो है वो 60 से अधिक वालों का है, तो फिर एक ऐसे वायरस के लिए जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है नहीं, उसके लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर देना, पूरे स्टेट को लॉकडाउन कर देना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किलें हो गई। उनके पास तो शाम में क्या खाना खाएंगे और फिर सुबह क्या खाना खाएंगे, ये उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनके लाइफ के सामने बहुत, आप देखिए सुसाइड के केस काफ़ी बढ़ गए। तो जब पूरा सुसाइड का केस और हम सब कुछ अगर एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि कोविड से जितने लोग नहीं मरे हैं उससे अधिक तो दूसरे कारणों से मर गए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब दूसरे कारण कि लॉकडाउन के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उससे अधिक डेथ हो गई हैं। तो इसलिए मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूँ। तो आप क्या सजेशन क्या देना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से सजेशन दे सरकार को, क्या देना चाहेंगे सजेशन आप। मेरा सजेशन यही है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने भी आर्थिक संस्थान हैं, जितने भी कारोबार हैं, रोजगार हैं, सबको खोल दिया जाए। और ये जो टेस्टिंग बढ़ाने की बात की जा रही है, तो टेस्टिंग में आप देखेंगे रैंडमली, अगर आप अभी मेरे सामने किसी 100 आदमी को लेकर के आइए, मैं उसकी अगर टेस्ट कर दूंगा तो उसमें कम से कम 10 से 20 लोग पॉजिटिव आ जाएंगे। तो जब कोई सिम्टम्स बहुत गंभीर जब तक नहीं दिखता है तब तक ये टेस्टिंग बढ़ा करके और केस को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इससे सिर्फ डर ही पैदा हो रहा है। मैं टेस्टिंग बढ़ाने के भी खिलाफ में हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि टेस्टिंग बहुत अधिक बढ़ा करके लोगों के बीच हाइप क्रिएट किया जाए। और अगर सरकार टेस्टिंग बढ़ाना चाहती है तो सरकार उस डेटा को सीक्रेट रखे, पब्लिक डोमेन में ना लाए और लोगों को ना डराए कि आज इतने पॉजिटिव आ गए और आज इतने लोगों की डेथ हो गई। तो आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा, सतर्क कैसे रहेगा, कैसे जागरूक होगा अगर चीजें नहीं मालूम होगी तो। नहीं, मेरी बात समझिए पहले। ये वायरस मैं कह रहा हूं कि हम सबके बीच में मौजूद है, अभी भी मौजूद है और ये उतना खतरनाक है नहीं जितना इसको प्रायोजित किया है। जब आप पूरे डेटा को वर्ल्ड लेवल पे एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों की डेथ हुई है वो 60+ वाले अधिक इसमें डेथ किए हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि इटली में बहुत अधिक डेथ हो गया।
तो जब उसके नाम पे हम लोग डर जाते हैं कि देखो दूसरे देशों में भी लोग मर रहे हैं। अब इटली की आबादी को जब आप देखेंगे तो इटली दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जिसमें सबसे अधिक बूढ़ी आबादी वहां पे रहते हैं। तो इस आधार पे हम नहीं कह सकते कि वहां मर रहे हैं तो इंडिया में भी मरने लगेंगे, क्योंकि हर हर जगह का कुछ अलग आप लाइफ स्टाइल है, अलग लोगों का इम्यून सिस्टम है। तो किसी दूसरे देश के डेटा पे हम अपने देश वाले को नहीं डरा सकते। डराने में और भारत की सतर्क आबादी तो रहने में अंतर है। सतर्क जी रखने जी। में लोगों को और डराने में अंतर है। आप तो जिसकी बात कर रहे हैं वो, हम्म, जी, सतर्क सतर्क कैसे रहें ये बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार ने प्रिकॉशंस मेजर्स लाए हैं उसमें देखिए सबसे बड़ी दो तीन खामियां हैं, इसको मैं पहले गिनाना चाहूंगा। पहला कि जो प्रिकॉशंस मेजर है सरकार कहती है कि मास्क को हम लोगों को हर जगह पे पहनना है। मैं मास्क के खिलाफ नहीं हूं कि मास्क पहनना है, ठीक है, लेकिन क्या WHO ने जो गाइडलाइन दिया और क्या किसी साइंटिफिक ये चीजों में ये प्रूव हो पाया कि ये वायरस को रोकने में एक मास्क जो है सो सफल हो पा रहा है? और अगर एक मास्क किसी वायरस को रोक दे रहा है इसका मतलब कि वो बहुत खतरनाक वायरस नहीं है, ये तो स्पष्ट हो जा रहा है। जब एक 4 इंच के कपड़े से एक वायरस रुक जा रहा है तो फिर वैसे वायरस से डरने की बात ही क्या है। हाँ, मास्क पहनेंगे, कब पहनेंगे? जब हम धूल में जाएंगे, गंदे जगह पे जाएंगे, तो उस जगह पे लोग मास्क पहले भी पहनते थे। बस जिस तरीके से अभी मास्क पहना करके और एक मैंडेटरी कर दिया गया है, आप देखिए कि यूएस में मैंडेटरी मास्क को खत्म कर दिया गया वहां पे। अब आप जब मास्क पहनते हैं तो वो बाद में कोई पेशेंट अस्थमा का पेशेंट हो सकता है। अब आप एक बार अगर किसी की टेस्ट हो जाए कि पिछले 4 महीने में जितने लोगों ने मास्क पहना है 4 माह तक रेगुलर, उसकी एक टेस्ट की जाए तो पता चलेगा कि अगले 1-2 महीने में वो अस्थमा के पेशेंट हो गए हैं, क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगेगी, वो फ्रेश एयर सांस नहीं ले पा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि मैं पिछले 4 महीने से लगातार मूव भी कर रहा हूं। लॉकडाउन के दौरान भी मैंने मूव किया, बट मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ अभी तक। ईश्वर करे कि आपको कुछ ना हो, क्योंकि आप युवा नेता हैं और आप सक्रिय रूप से कोरोना को भी साजिश बता रहे हैं। कम से कम हिम्मत हो रही है लोगों को कि कम से कम आप तो बता रहे हैं कि साजिश है। एक सवाल बहुत अहम आता है खासकर आपसे, इसलिए क्योंकि आपने पहले भी जिक्र कर दिया आत्महत्या का, और दूसरी बात है कि आप एक पत्रकार हैं, ब्लॉगर हैं, आप युवा नेता हैं, तो और साथ में वकील भी हैं, आपने LLB भी की है। तो एक हम यही सवाल हाँ है कि आप जो ये मनोदशा है जो लोगों की, जो लोग मौत को गले लगा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे भी सरकार को दोषी देंगे? देखिए, नहीं नहीं, देखिए एक वर्ड है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसे मास हिस्टीरिया कहते हैं। मास हिस्टीरिया मीन्स हो गया कि पूरे एक जन समुदाय में एक उन्माद पैदा हो जाना। हमारे बीच क्या हुआ कि सामाजिक रूप से लोग बहुत हतोत्साहित हो गए कि अब हमारी नौकरी जा रही है, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, जॉब से हम निकल जाएंगे, हम घर का EMI कैसे पे करेंगे, कार की EMI कैसे पे करेंगे, बच्चों के ट्यूशन का फीस, स्कूल का फी कैसे देंगे। तो इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव जन्म लिया। और जब उस आदमी ने इमेजिन करके देखा कि मेरा फ्यूचर तो बहुत अंधेरे में चला गया और हम बिल्कुल अंधकार में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं, तो उस लोगों ने मतलब हतोत्साहित होकर के आत्महत्या कर ली। तो सरकार को इन चीजों को समझनी चाहिए थे कि जिस देश में खुद सरकार कहती है कि यहाँ पर ये किसानों का देश है, गरीबों का देश है, और सरकार इस बात को समझ रही है, तो जब गरीबों और किसानों का देश है तो गरीब और किसान को हम उसके रोजगार को रोक देंगे और गरीब लोगों की नौकरी भी छीन लेंगे, तो ऐसे लोग तो परेशान हो ही जाएंगे ना। एक तो ऐसे ही लोग गरीबी से परेशान है और दूसरा लॉकडाउन लगा करके आप नौकरियां छीन ले रहे हैं, ये तो कोई समाधान नहीं है। और मुझे नहीं लगता है समाधान क्या कि अब है? देश में कोई भी लॉकडाउन समाधान, के पक्ष में। जी कहें। समाधान ये है कि तुरंत लॉकडाउन को हटा करके पूरे सभी रोजगार को, शैक्षणिक संस्थानों को खोल दिया जाए, और जिनमें सिम्टम्स दिखेगा वो जाकर के अपना इलाज कराएंगे। पहले भी जब बुखार लगता था तो लोग डॉक्टर के पास जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, तो ठीक डॉक्टरों उसी का कहना तरीके है से कि जिसमें अब लक्षण कोई दिखेंगे वो। लक्षण, नहीं नहीं, डॉक्टरों का कहना है कि अब कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं कोरोना पेशेंट के। नहीं, तो जब लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर ये कैसी बीमारी है जो लक्षण ही नहीं दिखाई दे रही है? और दूसरी बात कि लोग ये कहते तो हैं कि इसमें इंक्यूबेशन इसमें पीरियड डॉक्टर, 14 डेज का है। जी 14 डेज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का,
हम्म। उस इंक्यूबेशन पीरियड में भी, जिसमें कई केस ऐसे हैं जिसमें बताया गया कि ये जो है सो असिम्टोमेटिक है, इसका जो कोविड पॉजिटिव है इसमें लक्षण नहीं है, बट ये कोविड पॉजिटिव है। और उसके बाद पता चला कि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद भी उसमें कुछ वैसे लक्षण नहीं दिखे। ऐसे कई केस है, मैं आपको ला करके दिखा दूंगा। मीन्स किट के प्रॉब्लम के कारण कई लोगों को पॉजिटिव बताया गया है। जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है वो किट पे आधारित है, वो लैब पे आधारित टेस्ट नहीं है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो लैब पे आधारित टेस्ट है, और जो एंटीजन टेस्ट है वो किट पे आधारित टेस्ट है। और सरकार जो टेस्ट कर रही है वो एंटीजन टेस्ट कर रही है, और एंटीजन टेस्ट के जो किट्स हैं उसके 60% रिजल्ट जो है वो डिफर कर जाते हैं। जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बता देते हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बता देते हैं। उसके बाद वो जो पूरा डेटा कलेक्ट होता है उससे एक मास हिस्टीरिया जन्म लेता है, लोग डरने लगते हैं कि इस एरिया में इतने पॉजिटिव हो गए। तो मैं इस टेस्टिंग में जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। एंटीजन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। लेकिन कोरोना का जो बाढ़ आया था वो तो दिल्ली में सबसे ज्यादा देखा गया था। दिल्ली की तुलना होने लग गई थी। देखिए देखिए मैं आपको शुरुआती तौर पे ये बताना चाह रहा हूं कि चूंकि ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारी चीजें इन्फोर्स की गई, सारे जितने भी WHO के गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल्स नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट्स ने सिर्फ गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन किया, और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पे ये आदेश जारी किया कि जितने भी विदेशी जो यात्री आ रहे हैं उनका टेस्ट होना जरूरी है, और अगर उसमें कोई लक्षण नहीं भी है तो उनको क्वारंटाइन करना जरूरी है। और उसके बाद जब टेस्ट होने लगे तो पॉजिटिव पेशेंट्स आने लगे। लेकिन उस टेस्ट के जो रिजल्ट्स थे, मैं जो कह रहा हूं, जो किट के जो रिजल्ट्स थे और जो लैब में टेस्ट हुए, वो टेस्ट के रिजल्ट विश्वसनीय नहीं है। और अगर इस टेस्ट की ऑडिट हो जाए कि कितने लोग पॉजिटिव हुए और कितने लोग नेगेटिव आए, तो पूरे दुनिया में, इवन पूरे भारत में एक बहुत बड़ा ऐसा आंकड़ा निकल करके सामने आएगा जिसमें लोग पॉजिटिव नहीं थे और उनको पॉजिटिव बताया गया है। तो इसलिए WHO के जो भी गाइडलाइंस हैं वो भारत सरकार ने फॉलो किया, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया। इसलिए ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी नहीं थी। राज्य सरकारों ने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया कि केंद्र सरकार ने हमें आदेश दिया और हम उसका पालन करें। तो पालन करे, चुपचाप पालन करे ना, फिर साजिश क्यों बोलना। देखिए साजिश मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी और जिसमें हमारा देश हिस्सा बन गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के नेताओं को, मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा तो मुझे ये जवाब आया कि आपके इस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि अमेरिका में बिल गेट्स के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं, और इंडिया में भारत के प्रधानमंत्री बिल गेट्स से संवाद स्थापित करते हैं वैक्सीन को लेकर के, जबकि वैक्सीन के अगेंस्ट में अमेरिका में कई प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। तो फिर जिस व्यक्ति का जो गतिविधि है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो जब संदिग्ध है, सस्पिशियस है पूरे विश्व स्तर पे, उसकी हम पूजा भारत में क्यों करें। बिल गेट्स जैसे लोग जो लगातार, आपको पता है कि जब बिल गेट्स पे एक बार आरोप लगा था कि वो आंध्र प्रदेश के खम जिले में कुछ बेटियों का उन लोगों ने जब चेकअप किया था और उसके बाद उन पे कुछ वैक्सीन ट्रायल किया, तो कुछ बेटियों की डेथ हो गई थी गुजरात में और आंध्र प्रदेश के खम जिले में, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और बिल गेट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। संसद की 13वीं जो है 72वीं अस्थाई जो स्वास्थ्य समिति की कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें, और संसद की 72वीं अस्थाई स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को उस बेटियों की मौत के लिए जिम्मेवार बताया गया था। और आज उसी व्यक्ति को हम लोग वैक्सीन के लिए उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, और जबकि दुनिया में उसकी गतिविधि बहुत सस्पिशियस है। इसलिए मैंने सरकार को आग्रह किया था कि बिल गेट्स से किसी भी तरीके से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको एक बार फिर से आप लोग रिव्यू कीजिए, क्योंकि बिल गेट्स की गतिविधि जो है सो ठीक नहीं है। मैं अपने सवाल पे बाद में आऊंगी। एक दर्शक है सवाल कर रहे हैं आपसे कि केजरीवाल जी राष्ट्रीय राजनीति में क्यों नहीं आ जाते। केजरीवाल जी राष्ट्रीय राजनीति में पहले से हैं, आने का सवाल ही नहीं है। वो तो पहले से है, तभी तो वो हम तो सिंह झारखंड में उनके
प्रतिनिधि के वो तौर तो पे काम सीमित कर दिख रहे हैं। रहे हैं, वो तो दिल्ली में सीमित दिख रहे हैं, वो तो कहीं दिखते नहीं है। गोवा गोवा की बात कर लेते हैं। देखिए, यही यही सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति केंद्रित राजनीति को उन्होंने अलग रूप दिया है। राजनीति में लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने का मौका हर किसी को दिया जाना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित हो गई है। वो पूरी तरह से विधायकों भी चुनाव में प्रचार करते हैं, सांसदों के भी चुनाव में प्रचार करते हैं, और वो पार्टी के भी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और सरकार के भी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। लेकिन केजरीवाल जी की ये खासियत है कि वो खुद दिल्ली संभाल रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों में अपनी कमेटी गठित करके वहां के नेताओं को उन्होंने मौका दिया, और इसी का परिणाम है कि एक झारखंड का 26 साल का नौजवान लड़का को झारखंड के बड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि 26 साल के किस नौजवान को उन लोगों ने टिकट देकर के चुनाव लड़ाया है। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन लीडरशिप के लिए फ्रंट पे मौका देना अलग बात है। तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी के केजरीवाल जी बीजेपी सक्रिय के राजनीति और प्रवक्ता और राष्ट्रीय नेता को बीजेपी के नेता या प्रवक्ता को बुलाऊंगी तो पक्का मैं ये पूछूंगी, आपका ये जो सवाल है पूछूंगी मैं कि 26 साल के किसी नौजवान को आपने दिया है टिकट या नहीं दिया है। संतुष्ट करूंगी आपके सवाल से। नहीं, मैं झारखंड विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य कह रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने दिया होगा। मैं मैं झारखंड की ही झारखंड बात विधानसभा कर रही चुनाव के हूँ। परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ हाँ, जी। जी कहें कुछ। अब क्या मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ आपको? जी जी आ रहे हैं आप। आपने आम आदमी पार्टी चुना। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे पार्टियां हैं, जी। लेकिन आम आदमी पार्टी चुना आपने चुनाव के पहले। 2019 में आपने चुनाव के पहले चुना। आखिर क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि जब लोकपाल का आंदोलन चल रहा था तो मुझे अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला था, और इस विचारधारा से मैं प्रेरित था। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो मैंने आम आदमी पार्टी के साथ कुछ समय तक जुड़ करके उनकी मीडिया विंग में काम किया था। और उसके बाद जब सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे इससे बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। और मैंने एक चीज़ यहाँ फील किया कि आपको फ्रंट लाइन से लीडरशिप को डेवलप करने के लिए मौका दिया जाता है। आपको चुनौतियों और संघर्ष के मैदान में धकेला जाता है ताकि आप तप करके निकले। और एक संगठन में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप संगठन में शामिल हों और आपको सक्रिय राजनीति में, इलेक्टोरल सिस्टम में चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो ये बहुत कम पार्टियों में है। तो ये जब ऐसे विचार जब मुझे देखने को मिले तो मुझे लगा कि अभी के समय में, बाकी पार्टियों में क्योंकि अभी जो राजनीति, और भारतीय जी राजनीति है, वो कहीं ना कहीं, बताएं बताएं। जी मैं कह रही हूँ कि बाकी जो पार्टियां हैं मेरी वो आवाज आ रही है अब और तक? जो जी जी आ रही है। जो बाकी पार्टियां हैं और जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया जो वेल एजुकेटेड जी हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन आपके ही जनता ने जी आपको स्वीकार नहीं किया, आपको आईना दिखाया। तो जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी। मैं जनता के उस फैसले का सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने बहुत अधिक समय अपने फील्ड में नहीं बिताया था। और इस बात को स्वीकार करता हूं कि जनता ने ये एनालाइज किया है कि जो तुरंत चुनावी मैदान में आएगा उसे हम जिता करके नहीं भेजेंगे जब तक वो जनता के लिए काम नहीं करेगा। तो कम से कम जनता ने इतना सोचा और इस लेवल पे एनालाइज किया, तो मुझे उनका ये निर्णय पसंद आया। क्योंकि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक चीज देखा है कि जो लोग धन बल से आ रहे हैं और पैसे के बल पर चुनावी मैदान में आ रहे हैं, वो चुनाव को जीत जा रहे हैं या तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी रहा कि चूंकि मेरी पृष्ठभूमि किसी पॉलिटिकल डायनेमिक से नहीं है, ना मैं किसी कॉरपोरेट फैमिली से हूँ, और ना ही मेरी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पहुंच है। मैं एक साधारण और आम सा लड़का हूँ। तो ये कारण भी रहा, चूंकि आज की राजनीति में ऐसे सामान्य घराने के लोगों को बहुत मुश्किल है। तो एक दूसरा कारण तो ये रहा कि चूंकि मैं एक बहुत
ऐसे बैकग्राउंड से था और जिस पार्टी का जनाधार अभी झारखंड में बहुत शैस्यावस्था में है। एक पहला कारण ये रहा जिसके कारण मैं जीत नहीं पाया। दूसरा कारण ये रहा कि मैं चुनावी मैदान में इस रूप में आया कि उस वक्त जनता मुझे बहुत ज़्यादा पहचानती नहीं थी और मैं जनता के बीच में परिचित चेहरा नहीं था। मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो इसलिए मुझे काम करने की ज़रूरत है और मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं कि जो काम करेंगे उसको वोट मिलेगा। मैं अभी काम कर रहा हूं, जनता को पसंद आए तो मुझे वोट देंगे। मैं इसलिए अपनी इस कमी को स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने लगातार काम जरूर किया था, लेकिन पर्टिकुलरली बड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ बहुत बड़े काम मैंने नहीं किए थे, तो इसलिए जनता ने मुझे वोट नहीं दिया। आपकी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी वीडियो शायद आप नेटवर्क पे नहीं है। संजय जी, एक बार नेटवर्क देख लीजिए अपना। जी, 1 मिनट 1 मिनट। दर्शकों से बार बार गुजारिश है कि आप अपने जो भी सवाल है वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में दें अपने नेता से। आपके पास अभी समय है कि आप अपने नेता से सवाल करें। आप संजय जी से एक पत्रकार के हैसियत से भी सवाल कर सकते हैं, एक वक्ता के रूप से सवाल कर सकते हैं। आप एक वो वकील हैं, उन्होंने एलएलबी की है, उस हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं। वो अभी काफी कोरोना में काफी उन्होंने समाज के लिए काम किया है, उस हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि ये एक नेता है, तो आपका एक राजनीति से जुड़े शख्स से सवाल करना बहुत अच्छा रहेगा, लाजमी है, करना चाहिए। और इसलिए आप आमंत्रित हैं सवालों के लिए। संजय जी, आप नेट में हैं? संजय जी बरही से चुनाव लड़े हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था बरही से, और आम आदमी पार्टी से ही लड़ा था उन्होंने। आपने अभी उनकी सारी जो बातें थी उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने काम किया है, लेकिन वो बरही के लिए स्पेशली काम नहीं किए थे, शायद इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जनता ने वोट नहीं दिया। लेकिन अभी कोरोना के आने के बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। खाना पहुंचाने से लेकर, लोगों को खाना देने से लेकर, उन्होंने कई लोगों को देश अपने झारखंड से बाहर जो प्रवासी हैं उनको उन्होंने बुलवाया है। एक अच्छा सा उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया था, उस ग्रुप के सहयोग से, वो समूह के सहयोग से, कुछ दोस्तों के जरिए उन्होंने कुछ लोगों को बाहर से लाया, और वो लगातार इस तरह के काम करते आ रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। और उन्होंने हमेशा से अपने ब्लॉग पर, अपने फेसबुक के माध्यम से उन्होंने हमेशा सक्रियता रखी है, और सक्रिय रहकर उन्होंने कई सवाल, सरकार से सवाल किए हैं उन्होंने। तो ऐसा जो नेता होता है, जो ऐसा वक्ता होता है, उन्हें जनता को एक बार जरूर उससे सवाल करना चाहिए, जो भी इच्छाएं होती है जनता की कि उनका नेता कैसा हो। तो जैसा नेता होता है और जैसा नेता हमें चाहिए होता है, तो वैसे सवाल जरूर करने चाहिए अपने नेता से। संजय जी, अभी शायद नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो जुड़ेंगे वैसे ही हम आपसे उनसे फिर से एक सवाल करेंगे। और हम आपको बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में आके जरूर कीजिए। दिक्कतें लगता है ज्यादा हो रही है। हमारे पास कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, और सबसे अच्छा लगता है जब सवाल आते हैं अपने लोगों से पूछने के लिए। तो सामने वाले को बात करने में भी सही लगता है। और
लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जब कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं अपने नेता से, अपने जो भी आते हैं सामने उनसे जब सवाल पूछते हैं, तो लोगों को उत्साह होता है। और ऐसे सवाल होने चाहिए अपने नेता से, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल जरूर होना चाहिए। और जो सवाल आ रहे हैं वो कोरोना से रिलेटेड ज्यादा सवाल आ रहे हैं। और राज्य संबंधित जो भी है वो भी सवाल आने चाहिए, राज्य से जो संबंधित हो, क्योंकि झारखंड में अभी आम आदमी पार्टी उतनी सक्रिय नहीं है जितनी की होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी, अभी आप, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उस तरह झारखंड में उनकी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी सवाल होने चाहिए। लॉकडाउन से जो सवाल संबंधित आ रहे हैं और जो कोरोना से मैं क्या आपको संबंधित, दिखाई दे रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है और आप दिखाई भी दे रहे हैं। और हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आ चुके हैं और ढेर सारे सवाल भी आ चुके हैं आपसे। बताइए। सवालों की तो बौछार हो गई है। लॉकडाउन से सरकार को क्या फायदा है? लॉकडाउन से सरकार को क्या फायदा है? चूंकि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है और ये WHO ने इसको पूरी तरह से डिजाइन किया, और शायद देशवासियों को ये पता हो कि ना हो, अभी गृह मंत्रालय में एक कंपनी है जिसका नाम है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने लॉकडाउन को लेकर के सरकार को सलाह दी और उसको डिजाइन किया और लॉक और अनलॉक को डिजाइन किया। और आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन से सरकार को क्या फायदा है? देखिए, आपने ये सुना होगा कि लॉकडाउन में सबके बिजनेस डूब गए लेकिन अंबानी विश्व के 5वें अमीर हो गए। तो ये एक पॉलिसी चल रही है पूरे यूनिवर्सल लेवल पे कि जो बड़े व्यापार हैं और जिसमें अब तक कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री नहीं हुई है, वैसे सभी फील्ड, और जिसमें अभी तक कॉरपोरेट सेक्टर ने अपना हाथ आजमा लिया है, इसका एक सेंट्रलाइजेशन किया जाए। तो आप देखिए कि अभी इस लॉकडाउन से जितनी भी छोटी कंपनियां हैं उनको बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी, और ये अभी चल भी रहा है। तो ये एक तरह से सरकार बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचा रही है, और जो छोटे कॉरपोरेट्स हैं, चूंकि उनका बिजनेस, उनका व्यापार इस दौरान डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बड़े व्यापारी जो हैं मिलकर के उन छोटे बिजनेस को खरीद लिया। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सरकार, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो ये एक तरह से बड़े व्यापारियों को वो लोग लाभ भी पहुंचा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो लॉकडाउन है, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के नोटिफिकेशंस को पढ़िएगा जो लॉकडाउन के लिए आते हैं, उसमें पहली पंक्ति ये लिखी होगी कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या डेट 24 मार्च इतना, या फिर जो भी डेट्स हैं कि जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसके आलोक में राज्य सरकार ये निर्णय लेती है कि हम इतने तारीख से इतने तारीख तक लॉकडाउन लगाएंगे। मीन्स आप इसको, इस मॉडल को समझिए, WHO एक गाइडलाइन जारी करता है, वो देश में आता है, ठीक है, देश के गृह मंत्रालय से वो सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को चला जाता है, और वो सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के DM को भेज देते हैं, और उसके बाद वहां से ऑर्डर निकलता है कि लॉकडाउन जो है आपको इस तरह से इन्फोर्स करना है। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझिए, मैंने एक बात और कहा था लोगों को कि ये जो लॉकडाउन है, अगर इसको चैलेंज किया जाए लॉकडाउन वर्ड को, तो ये कोर्ट में इलीगल साबित हो जाएगा। ये इलीगल इसलिए साबित होगा कि अगर भारत में कोई चोरी करता है तो चोरी की अपनी परिभाषा है, अगर कोई डकैती करता है तो डकैती की अपनी परिभाषा है, जैसे अगर 144 जब लगता है तो उसकी अपनी परिभाषा है, बट लॉकडाउन की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, और ये पूरे देश में इन्फोर्स हो गया। तो इसको समझने की जरूरत है कि सरकार इस लॉकडाउन की परिभाषा बताए कि लॉकडाउन की परिभाषा क्या है। सरकार सिर्फ ये कहती है कि एपिडेमिक एक्ट 1897 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, चूंकि पूरे दुनिया में संक्रमण फैल गया है कोविड-19 का, और ये संक्रमण भारत में भी फैल गया है, इसलिए इसके रक्षात्मक उपाय के तौर पर जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है
इसलिए हम कोविड-19 को लगा रहे हैं, कोविड-19 को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो आप इसको ये समझिए कि प्रिकॉशंस मेजर्स के नाम पे, रक्षात्मक उपायों के नाम पर हम लोग जो है लॉकडाउन का यहाँ पे उसके चंगुल में फंस गए हैं। दूसरा सवाल है आपसे, आम जी आदमी पार्टी से। जी आम आदमी पार्टी से इसलिए सवाल किया गया है क्योंकि शायद मैंने अभी, आप जब नेट में नहीं थे, नेटवर्क में नहीं थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी अपने दर्शकों से, शायद इसलिए सवाल किया जा रहा है कि झारखंड में आम आदमी पार्टी का विजन क्या है। देखिए, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट्स है और यहाँ पे जब आप देखेंगे लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई, तो जल, जंगल, जमीन और विस्थापन आप पूरे झारखंड में देख लीजिए। मैं आपको इधर जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में ले जाता हूँ, तो आप इधर सारंडा में चले जाइए तो पता चलेगा वहाँ सेल की माइनिंग चल रही है, उषा मार्टिन की माइनिंग चल रही है और अलग अलग कंपनियों की माइनिंग चल रही है। आप लातेहार चल जाइए, आप गोड्डा चले जाइए, आप हजारीबाग के एरिया में आ जाइए, बड़का गांव चले जाइए, आप जहां भी देखिए माइनिंग का पूरा काम चल रहा है। माइनिंग होने का मतलब है कि विस्थापन होगा या फिर लोगों की जमीनें चली जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का जो हक और अधिकार विकास के छलावे के नाम पर जो छीन लिया गया, जो जमीनें छीन ली गई, जो घर छीन लिया गया, जो हक अधिकार नहीं दिए गया लोगों को, उसको हम लोग दिलाने का काम करें और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो एक लाइन में आप यही समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी का विजन यही है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, कि यहाँ के दलित, आदिवासी, दबे कुचले वर्ग को उसके विकास के लिए क्या समुचित उपाय हो सकते हैं और क्या उसके लिए एक नया विजन हो सकता है। इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं और फिलहाल हमारी जो आम आदमी पार्टी की टीम है इस पर पिछले 3 महीने से लगातार शोध भी कर रही है। उसके बाद चूंकि अभी हमारी कमेटी भंग हो गई है, तो एक नई जब कमेटी आएगी तो आपको दिखेगा कि एक कुछ नए युवा चेहरे झारखंड की राजनीति में आपको इस तरह से, जैसे आज समृद्ध झारखंड ने मौका दिया है, तो और भी कई लोगों को समृद्ध झारखंड के आप चैनल पे या राज्य के विभिन्न अखबारों और चैनलों में देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग आपको बोलते हुए नजर आएंगे। शुभकामनाएं। लेकिन साथ में है कि एक सवाल और आ रहा है कि आपने जिस तरह बताया कि लॉकडाउन जो लगा है, कोविड-19 एक साजिश है, तो एक दर्शक का कहना है कि अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो बाकी देश के तमाम नेता इसके विरोध में खड़े क्यों नहीं हो रहे? देश के तमाम नेता इसके विरोध में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? जी, इसके पीछे जो मैंने अपना एनालिसिस किया, देखिए सरकार को अभी लोग किस बिंदु पे घेर रहे हैं इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे सपोज हम इसको इस रूप में देखते हैं कि जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है या चूंकि सेंट्रल लेवल पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो विपक्ष जो है सो बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरती है कि आपने संक्रमण को नहीं रोक पाया और लॉकडाउन भी लगा दिया, मीन्स आप संक्रमण को रोकने में नाकामयाब रहे। तो चूंकि जो बड़े दल हैं, कांग्रेस जैसे दल जो है, वो लोगों को एक मौका ये मिला कि संक्रमण नहीं रोकने के नाम पर इन पार्टियों को घेरा जाए। और जहां तक मेरी पार्टी की बात है, तो मेरी पार्टी ने दिल्ली में ये काम करके दिखाया कि कैसे संक्रमण को रोकना है और कैसे लॉकडाउन को भी हटा देना है। और चूंकि मैंने एक सुझाव भी दिया, तो फिर मैंने ये फील किया, पता नहीं वो मेरे सुझाव पे हुआ कि किसके सुझाव पे हुआ, बट मैंने ये फील किया कि दिल्ली में जब से लॉकडाउन हटा है, मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की, लाइफस्टाइल वहां का नॉर्मल हुआ और वहां पे रिकवरी रेट भी बढ़ा और वहां के डर का माहौल भी बहुत कम हुआ है। आप पूरे देश को देखिए और दिल्ली को जब देखिएगा, शुरुआती दौर में जिस तरह से हुआ वहां खड़ा हुआ था, वो अभी के समय में आप देखिएगा कि दिल्ली बहुत नॉर्मल हो गई है। और दूसरे राज्यों को आप देखिए, बिहार को देखिए, आप झारखंड को देखिए, तो आप देखेंगे कि स्थिति जो है सो बहुत सही नहीं है। लेकिन चूंकि फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो संक्रमण का आंकड़ा है और जो टेस्टिंग का आंकड़ा है उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां हैं। इसलिए इस रूप में भी सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो किट से हम जांच कर रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है, और जिनकी डेथ हो रही है क्या उनकी डेथ की ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है। और जब सरकार किसी की हेल्थ की बात करती है, और तो चूंकि अभी आप ये देखते हो कि सरकार कहती है कि अगर कोई किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसकी हम ट्रैवल हिस्ट्री को चेक करेंगे।
मैं कहता हूं कि ट्रैवल हिस्ट्री को ठीक है आप चेक कीजिए, लेकिन सबकी हेल्थ हिस्ट्री को भी चेक कीजिए कि हेल्थ हिस्ट्री क्या रहा है लोगों का। आप किसी को डेथ बता देते हैं, कोविड-19 से पता चलता है उसको किडनी की पहले से बीमारी थी, गुर्दे की पहले से बीमारी थी और उसका डेथ हुआ है, और उसे कोविड-19 के डेथ में आप काउंट कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे भय पैदा हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि कोविड-19 से मर गए, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक दूसरा सवाल आ रहा है कि राज्य सरकार की आगामी समय के लिए विजन किस हाँ, प्रकार होनी चाहिए? झारखंड सरकार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं ये लोग। जी जी राज्य जी, सरकार, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, जी, राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो मैंने चूंकि जो सुझाव प्रधानमंत्री जी को भेजा था, जो सुझाव मैंने अरविंद केजरीवाल जी को भेजा था, वही सुझाव मैंने हेमंत सोरेन जी को भी भेजा था। और मैंने हेमंत सोरेन जी से कई बार आग्रह किया कि मुझे आप मिलने के बुलाइए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सुझाव भी देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया। शुरुआती तौर में मुझे यह अनुभव था कि हेमंत जी कुछ बड़े अब फैसले कुछ लेंगे। ज्यादा ही युवा है। हो सकता है। हो सकता है। तो फिर मैंने देखा कि रिस्पांस मुझे झारखंड सरकार से नहीं मिला मेरे सुझाव वाले पहल पे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने सरकार के कुछ फैसले देखे जो मुझे पसंद नहीं आए। लगातार लॉकडाउन को बढ़ाना, अभी 31 अगस्त तक ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लॉकडाउन बिल्कुल इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब सिम्टम्स लोगों में दिखेंगे वो खुद जाकर के इलाज करा लेंगे, और जब मार्केट खुल जाएगी ना, तो वो हर्ड इम्यूनिटी खुद डेवलप हो जाएगी, उसके बाद लोग ठीक हो जाएंगे। इस वायरस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कोरोना, मैंने अभी मास्क नहीं पहना है। 1 लाख का जुर्माना लगेगा। जी लगाने दीजिए, मैं चाहता हूँ लगाए फिर सरकार। एक तरफ जब कोरोना नहीं आया था तो उस समय सूबे के मंत्री ने कहा था कि हम शिक्षा को दिल्ली के तर्ज पर शिक्षा को उतारेंगे झारखंड में। दूसरी तरफ अभी अभी आपने कहा कि हमने लेटर लिखा है, जैसे केजरीवाल सरकार को लिखा वैसे हमने हेमंत सरकार को दिया लेटर, और आपने समय भी मांगा। तो ये दो नीति है, दोनों जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो दोनों एक ही पार्टी से हैं। तो ये दो तरह की बातें आ रही है, एक तरफ सुझाव लेने को तैयार नहीं है आपका, और दूसरी तरफ वही आपकी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है उसका वो कह रहे हैं कि वहां से जो है गाइडलाइंस लेके और वो शिक्षा जो पद्धति है वो यहाँ पे नहीं नहीं, इस पे मेरा कहना ये है, देखिए इस बात को ये समझना होगा। कभी जी कभी क्या होता है कि लोग किसी मॉडल से प्रभावित होते हैं। जैसे लोगों को वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल का सपना दिखाया गया था, और उस मॉडल पे लोगों को पूरे दिखाया गया ये सपना कि अब पूरा देश बदल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग मॉडल से प्रभावित हो जाते हैं, और मोदी जी की जीत में उन सब कारणों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ठीक उसी तरीके से हो सकता है कि हेमंत जी जो है दिल्ली जी के शिक्षा मॉडल से प्रभावित रहे, जी और उन्होंने उत्साह में ये शब्द कहा कि मैं दिल्ली के मॉडल को अपनाऊंगा। लेकिन चूंकि झारखंड को जब आप देखेंगे तो यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, और यहाँ की जो शैक्षणिक स्थिति है, जो यहाँ के शिक्षकों की स्थिति है, जो स्कूलों की स्थिति है, और आप जब देखेंगे कि हमारे बीच में जो संसाधन उपलब्ध है शिक्षा के लिए, तो वो बहुत चैलेंजिंग है, नो डाउट बहुत चैलेंजिंग है। और दिल्ली का जो परिदृश्य है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वो देश की राजधानी है। तो वहां पे मॉडल को ठीक करना और झारखंड में मॉडल को ठीक करने में दोनों दोनों मॉडल बिल्कुल अलग है। इसलिए शायद अभी तक जो शिक्षा मंत्री है यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है। मैं नहीं कहता हूँ कि झारखंड सरकार को तुरंत कर देना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये 5 साल का कार्यकाल अगर वो पूरा करते हैं तो ये सपना हम जरूर देख सकते हैं कि ये हेमंत सरकार को और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को इसमें कुछ बड़ी पहल करनी चाहिए, ताकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो ये मॉडल की अभी बात है, तो मॉडल देख करके लोग उत्साह में कभी कभी कुछ कह देते हैं, तो मुझे लगता है हेमंत जी ने उत्साह में कह दिया होगा। वो केजरीवाल जी से उस वक्त मिल करके आए थे, और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था। तो कभी कभी व्यक्तित्व का प्रभाव भी पड़ जाता है। अभी अभी आपने कहा कि व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ जाता है, और शायद इसी व्यक्तित्व पे एक सवाल आ रहा है कि हजारीबाग जिले और पूरे राज्य में रोजगार के लिए क्या विजन रहेगा? ये आम आदमी पार्टी से सवाल है कि राज्य सरकार से सवाल है? अगर चलिए सवाल मैं आपके विजन, लिए आया है, अगर अच्छा आपके लिए मेरे सवाल लिए आया आया है है। तो आप ही सवाल का जवाब दें। देखिए देखिए, मेरा विजन इस पे यही है।
मैं जो सोच रहा हूँ आगे के वर्षों में जो काम करने के लिए, सबसे पहले तो मैं एक डेटाबेस रेडी करना चाहता हूँ कि पूरे हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड में हमारे बीच कितने ग्रेजुएट्स यूथ्स हैं, कितने यूथ जो है हमारे स्टेट्स के बाहर पढ़ने गए या अलग अलग नौकरियों में हैं। उसके बाद हमारा फोकस ये होगा कि चूंकि झारखंड में काफी कंपनियां काम भी कर रही हैं, तो सपोज मैं मानता हूं कि फर्स्ट ग्रेड में वो नौकरियां नहीं दे सकते हैं, उसके लिए उनके कुछ अपनी कंपनी की बाध्यता रहती होंगी या कुछ उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रहता होगा। लेकिन जो ऐसी नौकरियां हैं जो सेकंड थर्ड क्लास की, अगर यहाँ के यूथ को वो देते हैं प्राथमिकता, तो बड़े लेवल पे एक लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि विजन की जब भी बात आती है तो रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रोजगार मिल जाएगा तो शिक्षा भी मिलेगी, अच्छा खाना भी मिलेगा, अच्छा घर भी मिल जाएगा। तो मेरी प्राथमिकता है कि झारखंड में जिस तरह की कंपनियां जो भी काम कर रही हैं, उनको हम ये एक डेटाबेस उपलब्ध करा सकें कि हमारे बीच ऐसे यूथ्स हैं जिनके पास इस तरह की स्किल है, और इस स्किल का अगर आपके कंपनी में कोई उपयोग है तो इसे आप यहाँ मौका दीजिए। क्योंकि अगर ये पलायन करके भी किसी दूसरे स्टेट में 12 से 15 हजार की नौकरी करेगा तो उसकी सेविंग कुछ खास नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर अपने घर के आसपास के इलाके में रह करके वो नौकरी करेगा तो उसकी कुछ सेविंग भी हो जाएगी और वो थोड़ा घर के अपने फैमिली के बीच में भी रह पाएगा। तो मैं फिलहाल इसी विजन पे काम करना चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं यूथ को एंगेज कर सकूं, ताकि उनको कुछ काम मिल सके। ज्योति जी आपने बताएं। कुछ कुछ देर पहले आपने बताया था कि हम दलित गरीब लोगों का करने के लिए काम आएंगे अभी झारखंड में। जी जी। आप लोग का जी जी। विजन हमेशा दलित और गरीब ही क्यों होते हैं? मीडियम फैमिली क्यों नहीं होती है आप लोगों के विजन में? नहीं, ये देखिए, जो गरीब है निश्चित तौर नहीं, पे हमेशा वो हमेशा उस टारगेट जो होते हैं वो गरीब होते हैं। गरीब सरकार भी गरीब की बात करती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी गरीब की बात करती है, लेकिन मध्यम परिवार कहीं नहीं आता है। और जबकि जो उस आज जो अभी आत्महत्याएं हो रही है वो मध्यम परिवार हाँ, की हुई है। सबसे ज्यादा वो नहीं नहीं नहीं, मध्यम परिवार के लोग आए हैं। ज्योति जी, आपने इसको गलत अर्थों में ले लिया। आप मेरी पहले पूरी बात को समझिए। मैंने कहा कि दलित, गरीब, आदिवासी, ऐसे लोगों को हम लोग मदद करें। आपकी आपत्ति इस बात को लेकर के कि आपने दलित, गरीब और आदिवासी की जगह पे मध्यम वर्ग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया शब्द का, है ना? क्यों नहीं, लेकिन नहीं इस क्योंकि आप ये नहीं क्यों मेरा ऑब्जेक्शन इसलिए आया है क्योंकि सारी पार्टियां इन्हीं लोगों को मुद्दा बनाती है, इन्हीं लोगों को वोट बैंक की तरफ से यूज करती है। सबने इसके यही किया है। इसके पीछे के कारण को आपको समझना होगा। क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो सीधे तौर पे यही कहती है कि जो वेलफेयर स्टेट है, जो जन कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, वो तभी साकार होगी जब इस देश का शोषित गरीब और दलित वर्ग जो है उसको तरक्की के लिए कुछ काम हो। और निश्चित तौर पे जो मध्यम वर्ग आप कह रहे हैं वो हम उसको कैटेगरी में बांट सकते हैं, बट वो गरीब की ही कैटेगरी में आ जाएगा। मध्यम वर्ग कोई दूसरा वर्ग नहीं है देश में, वो इसी कैटेगरी के बीच में है। मध्यम वर्ग हमारे दलित से भी कोई होंगे, मध्यम वर्ग हमारे कोई ओबीसी से भी होंगे, मध्यम वर्ग का कोई हमारा जनरल फैमिली से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई दलित मीडियम क्लास नहीं हो सकता है और कोई आदिवासी मीडियम क्लास नहीं हो सकता है। बिल्कुल उसमें भी कुछ क्लास है। अब सपोज आप देखिए, जो जो आदिवासी या कोई गरीब दलित ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा पास कर ली, तो निश्चित तौर पे जब वो कोई ऑफिसर बन गया तो उसका जो इकोनॉमिक लेवल है, उसका जो लाइफस्टाइल का लेवल है, वो तो आगे चला गया। तो वो तो कम से कम अब उस कैटेगरी में नहीं रहा ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जब हम कहते हैं तो उसमें सारे लोग कंबाइंड रूप से आ जाते हैं। इसमें किसी हम जाति की बात नहीं कर रहे। गरीब मीन्स उसमें सब आ गए, गरीब जितने लोग हैं सब आएंगे। गरीबी की जो परिभाषा है वो जाति के आधार पर नहीं है, वो सोशियो इकोनॉमिक आधार पे है। चलिए, मैं जनता के सवाल पे आ रही हूँ। जी बताइए। झारखंड कैसे आगे बढ़ सकता है? कुछ सुझाव दीजिए। क्या मॉडल अलग है? थोड़ा सा बताएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए, झारखंड कैसे आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छा सवाल है मेरे साथियों। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे सबसे पहले मेरा ये अनुरोध ये है कि जब आप झारखंड को देखते हैं तो आपको झारखंड को देखने का एक अपना नजरिया डेवलप करना होगा।
क्योंकि जब आप बच्चे थे और जब अभी आप कोई 20 साल के हो गए हैं, तो मीन्स जिस वक्त आपका जन्म हुआ और अभी तक का समय, ये जो 20 साल का वक्त है, और सपोज जो 30 साल की उम्र के हो सके, मतलब ये 3 दशकों में जिन लोगों ने अपनी जीवन को गुजारा है, वैसे सभी युवा साथियों से मेरी एक अपील है कि झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासी ताकत के रूप में यहाँ के यूथ को बागडोर संभालना होगा। देखिए, मेरे पास ये मौके थे, मैंने लॉ किया और मैंने मास कॉम भी किया, तो मैं नौकरी भी कर रहा था, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने फैसला किया कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा। तो ऐसे कुछ फैसले लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे बीच जो अभी लीडरशिप है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे बीच जो लीडरशिप है वो काफी पहले वाले लोग हैं, जो अभी मेरे ख्याल से वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं कि हम लोगों की जरूरतें क्या हैं। क्योंकि एक जो परंपरा डेवलप हुई है पुरानी राजनीति और पुरानी परिपाटी की, वो चलती आ रही है और इसको अब बदलने की जरूरत है। और जब तक उस राजनीति में युवा सोच समाहित नहीं होगा, जब तक युवा की सोच उसमें नहीं जाएगी, तब तक ये झारखंड की राजनीति नहीं बदलेगी। तो पहला इसके लिए मेरा लोगों से अनुरोध है कि कोई भी ये इस बात को ना समझे कि मैं एक तटस्थ हूं और मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, मैं राजनीति से नफरत करता हूं, मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, राजनीति बहुत गंदी चीज है। ऐसी चीजों को आप लोगों को दरकिनार करना होगा। और राजनीति में आपको किसी भी पार्टी में कहीं से भी आना है तो आइए, लेकिन झारखंड के युवाओं से मेरा ये आह्वान है कि आपको जिस दल में जहां पसंद आता है आप जाइए, लेकिन झारखंड की राजनीति में कदम जरूर रखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कुछ सोचते हैं तो आपकी सोच किसी विचारधारा से जाकर के टकराती है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तटस्थ नहीं होता है, उसकी सोच कहीं ना कहीं जाकर के टकराती है और वो एक सोच को जन्म देता है। और अगर उसकी विचारधारा कहीं पे पसंद आ रही है तो उसके साथ उसको जुड़ करके काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे, सिस्टम को बदलने का सपना सिर्फ कमरे में बैठ करके हम नहीं देख सकते हैं। इसको बदलने के लिए आपको मैदान में आना होगा और आपको चुनावी राजनीति में कूदना पड़ेगा। ये आपके विधानसभा से शायद सवाल है, बड़ी विधानसभा से। जी। डीलर लोग झारखंड में कम राशन दे रहे हैं, गरीब लोगों का जेब क्यों कटता है, राशन कम मिलता है? देखिए, ये जो जन वितरण प्रणाली की प्रक्रिया है, इसमें सरकार ने डिजिटल रूप से इसको अपनाया भी और इसकी ट्रैकिंग भी करने की कोशिश की कि लोगों को बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन दें। लेकिन चूंकि जब कोविड-19 आया तो शायद बायोमेट्रिक सिस्टम को बंद कर दिया गया है अभी जन वितरण प्रणाली में। और इस दौरान मुझे एक चीज जो महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने गांव में इस चीज को महसूस किया, लोग कहते हैं कि जो हमारे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं वो राशन तो पूरे तरीके से हमसे वजन करवा लेते हैं और उसके बाद देने के बाद उसमें कुछ 1-2 किलो की कटौती करके वापस हमसे ले लेते हैं। और इस तरह से अगर एक जन वितरण प्रणाली की दुकानदार के पास अगर 200 कस्टमर्स हैं तो वो हर एक कस्टमर से 1-1 किलो की कटौती करता है और वो 200 किलो की इस तरह से कटौती कर लेता है, फिर उसको वो कालाबाजारी कर देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये सिर्फ हेमंत सरकार की में नहीं है, ये पहले से विद्यमान रही है ये समस्या। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे अपना जो निगरानी है इस पे बढ़ाना चाहिए कि कैसे जो ब्लॉक लेवल पे जो मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं जन वितरण प्रणाली के, जिसको एमओ बोलते हैं, क्योंकि वहां से ये भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे है। और मैं खुले तौर पे ये कह रहा हूं कि इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों की कहीं कहीं मिलीभगत रहती है और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी इसमें कुछ कर रहे हैं। हालांकि इस पर भी मैंने एक बार सरकार को लिखा कि इस पर लोगों पर आप जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जो इस तरह कर रहे हैं उस पर आप कुछ कार्रवाई कीजिए। तो शायद बीच में हम लोगों ने एक पीआईएल भी दायर किया और सरकार को ये बताया कि सरकार ने कहा था कि हम 10 केजी राशन देंगे वैसे लोगों को जिन लोगों ने राशन कार्ड सिर्फ अप्लाई किया हुआ है और उनका राशन कार्ड नहीं बना है। तो जब हम लोगों ने उसका डिटेल निकाला तो पता चला कि हजारीबाग में सिर्फ 7% लोगों को उन लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये हाईकोर्ट में बाकायदा सरकार ने जवाब दिया हमारी पार्टी की जनहित याचिका पे। हमारी पार्टी के नेता राजन सिंह जी ने वो याचिका दायर किया हाईकोर्ट में और सरकार ने ये जवाब दिया। तो सरकार ने खुद स्वीकार किया कि हम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में और अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें भी कालाबाजारी है, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। ये चूंकि तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग तो सिर्फ लिख सकते हैं, पदाधिकारियों को अनुरोध कर सकते हैं या हम लोग बहुत ज्यादा तो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो तो गवर्नमेंट को ही करना है, वो तो सरकार को ही करना है। धरना प्रदर्शन का नतीजा ही है आम आदमी पार्टी।
खैर जी मैं आ रही हूँ सवाल पे। जी, बताएं बताएं। कोरोना से स्कूल बंद है, लॉकडाउन के दौरान सारे स्कूल बंद रहे हैं। तो हाँ जनता का सवाल है कि क्या छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं? जी, ये बिल्कुल खिलवाड़ है। ये छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो जरूर है, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पेरेसी को और इसके पीछे के वजह को समझना होगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि जिन स्कूलों को बंद रखा गया है उसका कोविड-19 के संक्रमण फैलने के उद्देश्य से उसको नहीं ये किया गया है कि संक्रमण को रोकना है इसलिए स्कूल को बंद कर दिया जाए। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में का जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, आरआईएल की जो एजीएम हुई थी जिसमें नीता अंबानी ने संबोधित किया था, उस दिन रिलायंस ने अपना एक डेमो दिया था जियो ग्लास को लेकर के। तो आप जब देखेंगे जियो ग्लास, जियो के एक्टिविटी को और सीबीएसई से गूगल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और गूगल ने जो इंडिया में निवेश किया पैसा, वो उसके पूरे रिलेशन को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में एक चेंजिंग आने वाला है। जो सरकार ने शिक्षा नीति लाई है उसमें भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि सरकार डिजिटल शिक्षा पर जोर देने वाली है। तो चूंकि अभी जो है जितने भी बच्चे घरों में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ स्कूल वाले डिजिटल रूप से किसी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, उसका कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अभी नहीं है, बट लोग व्हाट्सएप वगैरह पे किसी तरीके से लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बच्चे को धीरे धीरे वो लोग हैबिचुएट कर रहे हैं। उसके बाद जब स्कूल्स ओपन होंगे तो ओपन होने से पहले सबसे पहले तो ये लोग कहेंगे कि आप बच्चों का वैक्सीनेशन कराइए और वैक्सीनेशन के बाद स्कूल जाने देंगे, और उसके बाद फिर जो डिजिटल एजुकेशन का सिस्टम है जिसका सीबीएसई और गूगल के बीच जो करार हुआ है उसका ट्रायल अब स्कूलों में देखेंगे। और ये सारी चीजें जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इन चीजों का ट्रायल भी होगा देश के अंदर कई स्कूलों के भीतर, आप देखिएगा। हम समय से बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन शिक्षा पे अगर बात होती है तो शिक्षा को छोड़ के हम जाना नहीं चाहेंगे। शिक्षा में आगे कैसे बढ़ सकता है झारखंड? दिल्ली और झारखंड के शिक्षा के मॉडल में क्या अंतर है, जरा विस्तार से बताएं। दिल्ली और झारखंड के शिक्षा के मॉडल में अंतर ये है कि दिल्ली का जो साक्षरता दर है और झारखंड का जो साक्षरता दर है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो चूंकि जब हम एलिमेंट्री स्कूल की बात करते हैं, प्राथमिक स्कूल की बात करते हैं, तो दिल्ली का जो स्तर है, जो वहाँ के परिवारों का स्तर है और जो वहाँ के बच्चों का स्तर है, और झारखंड में जो परिवारों का स्तर है और जो बच्चों का स्तर है, उसमें भी बहुत व्यापक आप अंतर पाएंगे। तो इसलिए मैं पिछले जवाब में भी मैंने ये कहा था कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को हूबहू यहाँ उतार देना मुझे लगता है कि उतना सफल नहीं होगा, क्योंकि झारखंड की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति अलग है और यहाँ पे परिवारों की भी जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। तो चूंकि बच्चे परिवार से भी बहुत प्रभावित होते हैं, तो इस शिक्षा मॉडल को बनाने के लिए झारखंड का अपना एक शिक्षा मॉडल होना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई बात करेंगे, अब सपोज आप मान लीजिए कि अगर किसी बहुत इंटीरियर एरिया में हम जाते हैं, झारखंड के ट्राइबल एरिया में जो जहाँ पे पहाड़ों पे बच्चे रहते हैं, और वैसे बच्चों को हम चाहते हैं कि वो आईएएस और आईपीएस और यूपीएससी और जेपीएससी के शब्दों के अर्थ को भी समझ सकें। आप किसी गांव में चले जाइए, क्या आपको झारखंड के कितने बच्चे यूपीएससी और जेपीएससी का फुल फॉर्म बता देंगे? तो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आगे क्या चीजें हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद हमें कहाँ जाना है। तो ये बहुत सारे अंतर से हैं। अब जैसे दिल्ली में चूंकि एक पूरा जो एजुकेशन लेवल देखेंगे तो प्राइवेट लेवल पे पूरा वहाँ पे कोचिंग संस्थानों का और एक अलग तरीके का एजुकेशन का एक माहौल है। तो इस तरह का एक यहाँ इन्वायरमेंट भी नहीं है, माहौल भी नहीं है। तो हम लोगों को बहुत चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक झारखंड में एक जब शिक्षा मॉडल बनाने की बात आए तो सरकार इसको खुद से ना बनाए। सरकार जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राज्य के अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, राज्य के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो सरकार को कुछ सलाह दे सकते हैं, उनकी सरकार एक कमिटी बनाए और एक मॉडल ड्राफ्ट हो और उससे फिर सरकार उसको एक विधि का रूप दे करके और उसको इम्प्लीमेंट करे।
मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार के ही लोग सारे कुछ करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर के लोगों में भी बहुत कुछ क्षमता है जो दे सकते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो राज्य को कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो सरकार को मौका देना चाहिए, सरकार उनकी सलाह ले, उस पर कुछ काम करे। ऐसी एक प्रथा अगर डेवलप होती है, जिस बच्चे ने सवाल किया या जिस मेरे साथी ने ये सवाल किया है, मेरे ख्याल से उनके पास भी कुछ विजन होगा शिक्षा नीति को लेकर के। तो ऐसे लोग जब सरकार को छोटी छोटी सलाह देंगे तो एक बहुत समग्र रूप में एक अच्छा मॉडल तैयार हो सकता है। सरकार को इन सब विषयों पे सोचना चाहिए और झारखंड के मॉडल पे विचार करना चाहिए। हमारे पास सवाल बहुत आए हुए हैं, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं, इसलिए हम ज्यादा समय ले नहीं सकेंगे। जी और जी, हमसे जुड़ने के लिए तमाम, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समृद्ध झारखंड की पूरी टीम को, ज्योति जी आपको भी ये एक मौका देने संदेश के लिए। देते जाए, एक जी, संदेश देते जाए हमारे राज्य के युवाओं को। राज्य के युवा साथियों को मेरा संदेश यही है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अपनी नौकरी को हासिल करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड को हम संवारना चाहते हैं, तो झारखंड की राजनीति में भी कदम रखने को लेकर के इस विषय पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इस राज्य को युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। और युवा यहाँ की राजनीति में आकर के यहाँ की राजनीति को बदलें। तो मैं चाहता हूं कि झारखंड के युवा यहाँ की राजनीति में आए और यहाँ की राजनीति में कदम रखें। यही मेरा सलाह है कि कोई भी तटस्थ सोचने वाले लोग, जिसकी विचारधारा जहां टकरा रही है, आप उस पार्टी में जाइए और शामिल होकर के झारखंड की राजनीति की बागडोर को संभालिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरी पार्टी में आ जाइए और मेरे साथ काम कीजिए, आपको जहां बेहतर लगता है आप जाइए और काम कीजिए, लेकिन झारखंड की राजनीति में आप कदम रखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक युवा नेता ने आपको यही संदेश दिया है कि आप राजनीति में उतरिए और गंदगी साफ कीजिए। जी, धन्यवाद संजय जी।